तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4 होने वाला है। पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने जाना है। पहला क्लास में झारखंड का मैपिंग किया है कि झारखंड में जो भू आकृतिक प्रदेश है इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है, वो हम लोग देखे थे। जिसके अंतर्गत हम लोग अपलिफ्टेड पार्ट रीजन, अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू, उसके बाद है बाह्य पठार जिसको 2 भागों में बांटा गया था। एक है आपका नॉर्दर्न आउटर प्लेट्यू, एक है आपका सदर्न आउटर प्लेट्यू, इसको देखें। फिर उसके बाद आपका है 4th नंबर में दामोदर बराकर बेसिन, और 5th नंबर में हम लोग देखे थे आपका संथाल प्रगना उच्च भूमि यानी कि संथाल प्रगना हाईलैंड। ये पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है, यहाँ पे किस किस तरह की चट्टान वगैरह पाए जाते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि झारखंड में आर्यन क्रम की चट्टानें मिलती है, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टान नहीं मिलती है, बट वांडिया और रामकुमार तिवारी के अनुसार ये मानना है कि कोल्हान वाले कुछ क्षेत्रों में जो है वो कुडप्पा चट्टान छोटे छोटे पैचेस के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखे थे झारखंड में विंध्यन चट्टानों का वितरण कहाँ पे है, वो हम लोग देखे। नेक्स्ट हम लोग जाने थे कि जो झारखंड में है वो गोंडवाना चट्टानों का भी निक्षेप पाया जाता है, जो कि 8 नदी घाटियों के सहारे देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि झारखंड में जो गोंडवाना चट्टान है उसको फिर से मतलब कि 5 उप समूहों में डिवाइड किया जाता है, जो कि पहला है आपका रानीगंज उप समूह, दूसरा है तालचर उप समूह, तीसरा है आपका मतलब कि दामोदर मतलब कि समूह, और चौथा है आपका करहर बारी समूह, और 5वां है आपका बराकर समूह। तो इन 5 उप समूहों में भी इसको बांटा गया था। उसके बाद तीसरे नंबर क्लास में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में जो मध्यजीवी लावा प्रवाह हुआ था, यानी कि मीसोजोइक लावा फ्लो जो हुआ था झारखंड में, वो 2 जगह पे हुआ था। एक तो हुआ था आपका राजमहल लावा प्रवाह, और एक हुआ था आपका पाट लावा प्रवाह। यहाँ तक देखने के बाद हम लोगों ने जाना था कि जो झारखंड में जो निवली जो एलिवियल सॉइल है, यानी कि नवीनतम जो जलोढ़ मृदाएँ हैं, वो कहाँ कहाँ पे मिलता है ना। कहने मतलब झारखंड में अवसादी निक्षेपण, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे निक्षेपणात्मक मैदान मिलता है किस एरिया में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो हम लोग जाने थे बेसिकली राजमहल वाले एरिया में। राजमहल के एरिया में मतलब कि गंगा नदी के सहारे, और आपके मतलब कि उधर गढ़वा पलामू एरिया में आपका सोन नदी के सहारे, और वहीं अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो वहाँ पे आपका स्वर्णरेखा नदी के सहारे वहाँ पे नवीनतम जलोढ़ मृदाएँ देखने को मिलती है। और ये झारखंड में एकमात्र ये निक्षेपणात्मक मैदान है। और साथ ही साथ झारखंड में जो जलोढ़ मृदाएँ पाई जाती है वो किस प्रकृति में होती है, तो वो है आपका खादर रूप में। जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार से मिलती है, खादर के फॉर्म में, एक भांगा के फॉर्म में। तो झारखंड में जो मिलता है वो अधिकांश खादर के ही फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को, आज की क्लास नंबर 4 में हम लोगों को जानना है कि फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, जिसमें हम लोग झारखंड का जो मतलब कि फिजियोग्राफी देखे थे कि जो 5 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, अब उसको एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में केवल उसका मैपिंग किया था ना, तो इस क्लास में हम लोग उसमें क्या क्या विशेषता फीचर्स पाई जाती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड के भू आकृति प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो क्रिटेशियस काल था ना, तो उस समय क्रिटेशियस काल में जो छोटा नागपुर था वह एक पेनिप्लेन था। क्या था, इसको पेनिप्लेन को हिंदी में भी पेनिप्लेन कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको पेनिप्लेन कहते हैं। तो क्रिटेशियस काल में जो छोटा नागपुर था वो आपका एक पेनिप्लेन हुआ करता था। पेनिप्लेन कहने का मतलब इस तरह से कि जिसकी जो पूर्वी मतलब कि ये देखो पेनिप्लेन ये था, तो इसमें देखेंगे इसका जो पूर्वी भाग जो है वो एकदम पूरा सी लेवल के बराबर आ गया था, और जो उसका पश्चिमी भाग था वो लगभग अप्रोक्स 200 मीटर जो है वो ऊंचा था। तो कहने का मतलब है कि झारखंड जो है वो क्रिटेशियस काल में एक पेनिप्लेन हुआ करता था, जिसका पूर्वी भाग जो है घिस कर एकदम सी लेवल के बराबर हो गया था, जबकि पश्चिमी भाग जो है वो 200 मीटर ऊंचा था। यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखिए, ये जो पेनिप्लेन था झारखंड का, पेनिप्लेन जो बताया कि झारखंड क्रिटेशियस काल में पेनिप्लेन हुआ करता था, तो इस पेनिप्लेन का जो निर्माण था वो कैसे हुआ था वो देखिए।
वो आपका आर्कियन क्रम की आर्कियन चट्टानें, कुडप्पा चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें और आपका विंध्यन चट्टानों से हुआ था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, है ना। तो इन चट्टानों से ही इसका पेनिप्लेन जो है वो इसका निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग कि जो गोंडवाना चट्टान है ना, तो उस गोंडवाना चट्टानों का जो निक्षेपण हुआ था ना, तो डिपोजिशन जो हुआ था वो पर्मियन से लेकर जुरासिक काल के मध्य में हुआ था नदी घाटियों में, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, जैसे कि बराकर नदी घाटी, जैसे कि बांसलोई नदी घाटी, गुमानी नदी घाटी। इन सभी नदी घाटी में हम बताए थे ना कि गोंडवाना चट्टानों का जो मतलब कि वितरण है टोटल 8 नदी घाटियों में है, ठीक ना। तो वो हम लोग देखे थे। तो झारखंड जो है वो क्रिटेशियस काल में एक पेनिप्लेन हुआ करता था, जो कि आर्कियन, कुडप्पा, धारवाड़, विंध्यन और गोंडवाना चट्टानों से बना था। और जो आपका गोंडवाना चट्टान है इसका निक्षेपण जो है वो पर्मियन काल से लेकर जुरासिक काल के मध्य में नदी घाटी में हुआ था, जैसे कि दामोदर नदी घाटी में, बराकर नदी घाटी में, उत्तरी कोयल नदी घाटी में। इन सभी इलाकों के जो दलदली भाग है उसमें ज़्यादातर ये हुआ था। और ये किस प्रोसेस के द्वारा हुआ था, तो ये हम लोग बात करते हैं भ्रंशन और निम्नावलन यानी कि डाउन वार्पिंग के कारण ये हुआ था। क्या हुआ था कि इसका निर्माण हुआ था दामोदर और सोन नदी के ऊपरी घाटी में, इसका निर्माण हुआ था किसका, गोंडवाना चट्टानों का। खैर यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो मीसोजोइक काल है, कहने मतलब है क्रिटेशियस और जुरासिक के बीच वाला जो काल है मीसोजोइक, उस समय झारखंड में ना 2 ठो लावा प्रवाह हुआ था, हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। तो मीसोजोइक काल में यानी कि मध्यजीवी काल में, जिसको हम लोग क्रिटेशियस और जुरासिक के बीच वाले काल को हम लोग बोलते हैं मीसोजोइक। तो मीसोजोइक काल में ना झारखंड में 2 ठो लावा प्रवाह हुआ था। एक आपका लावा प्रवाह है राजमहल, और दूसरा लावा प्रवाह क्या है, तो पाट लावा प्रवाह, है ना। अब आगे देखते हैं। ये हम लोग 3 घटना देख रहे हैं। एक तो आपका है मतलब कि पर्मियन से लेकर जुरासिक के मध्य में क्या हुआ था, गोंडवाना चट्टानों का निक्षेप हुआ था। वहीं अगर मीसोजोइक काल की बात करें तो उस समय झारखंड में 2 ठो लावा प्रवाह हुआ था। और वहीं अगर टर्सरी काल में बोले तो टर्सरी काल में जो हिमालय निर्माण के दौरान जो है छोटानागपुर क्षेत्र में, उसमें 3 बार क्रमिक उत्थान हुआ था। कब, तो टर्सरी काल में। तो टर्सरी काल में झारखंड में जो है जब ये छोटानागपुर जो पठार है उसका 3 बार क्रमिक विकास हुआ था। कैसे हुआ था, हिमालय निर्माण के कारण। जैसे हम लोग हिमालय की बात करते हैं, हिमालय का जो पहला उत्थान हुआ था, मतलब पहला क्या बना था, सबसे पहले बना आपका मतलब कि बृहत हिमालय, फिर बना आपका लघु हिमालय, फिर बना आपका शिवालिक यानी कि मतलब कि सबसे बाह्य हिमालय। तो 3 बार ये हिमालय का निर्माण हुआ है। पहला बार जब निर्माण हुआ तो झारखंड में जो आपका मतलब कि छोटानागपुर वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ा, ये थोड़ा सा उठा। फिर जब सेकेंड का उत्थान हुआ तब यहाँ फिर हल्का सा बढ़ा। फिर जब तीसरा बार जब आपका हिमालय का निर्माण हुआ तो फिर इसका इसका एरिया बढ़ा। तो कहने मतलब ऐसे ऐसे करते 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 3 बार झारखंड का उत्थान हुआ है, ठीक ना। इसको भी हम लोग एक मैप के माध्यम से देखेंगे। चलिए इसको एक बार हम लोग समझ ही लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए, अभी ये बता रहे हैं कि जो टर्सरी काल था, तो टर्सरी काल में हिमालय का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण, हिमालय का निर्माण हो रहा था। और जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उसी समय छोटानागपुर का जो पठार है इसमें ना लगभग लगभग 3 बार क्रमिक उत्थान होता है। और 3 बार क्रमिक उत्थान होता है, इसको आपको समझना होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं उसको एक मैप के माध्यम से हल्का सा। अगर वो मैप का स्लाइड हम लिए होंगे तो इसमें दिख जाएगा, ज़रा सा वेट कीजिए। हाँ, नहीं 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 लिए हैं। अच्छा है कि यहाँ पे है, ज़रा सा वेट कीजिए। हाँ हाँ, नहीं दिया है। तो एक केवल ये जान लीजिए ना आप, ये वाला पॉइंट जान लीजिएगा कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय झारखंड में 3 क्रमिक उत्थान हो रहा था। और ये कब हो रहा था, तो क्रिटेशियस काल में हो रहा था। और मतलब हाँ, क्रिटेशियस काल में ही हो रहा था। और क्रिटेशियस काल में झारखंड जो था वो पहले एक पेनिप्लेन हुआ करता था, ठीक ना। तो जब बृहत हिमालय का निर्माण हुआ तो उस समय फिर मतलब कि पाट क्षेत्र में वृद्धि हुआ। फिर जब मध्य हिमालय में मतलब कि मध्य हिमालय बना तो फिर मतलब पाट या रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और जो आपका बाहरी पठार है इसमें फिर आपका वृद्धि हुआ हल्का सा। फिर जब शिवालिक में वृद्धि, शिवालिक का निर्माण हुआ तो फिर पाट क्षेत्र, रांची, हजारीबाग प्लेट्यू, बाहरी पठारी, इन सभी में फिर से एक बार क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कहने का मतलब है 3 बार झारखंड का
क्रमिक रूप से उत्थान हुआ था। इस पॉइंट को केवल आप याद रखिएगा। तो अभी तक हम बताए हैं कि आपका पर्मियन से जुरासिक के बाद के बीच में क्या हुआ था, गोंडवाना चट्टानों का नदी घाटियों में निक्षेपण हुआ था। मिसजोइक काल में क्या हुआ था, 2 बार लावा प्रवाह हुआ था झारखंड में। और टर्सरी काल में क्या हुआ था कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उस समय छोटानागपुर में 3 क्रमिक उत्थान हुआ था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्रजेंट में यानी कि वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि मोस्टली जो अपलिफ्टेड पेनिप्लेन है वही आपका क्या कहलाता है, उत्थित क्षेत्र के रूप में मिलता है। मतलब क्यों मिलता है, देखो जो छोटानागपुर क्षेत्र है, आपको बताया कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उस समय ये प्रभावित हुआ था छोटानागपुर का पठार। तो इसमें से धीरे धीरे कर करके जो हम लोग बात करते हैं कि छोटानागपुर पठार मतलब ये पार्ट रीजन हो गया, ये इसका भी ऊंचाई बढ़ गया। हजारीबाग पठार हुआ, इसका भी ऊंचाई बढ़ गया। आपका बाहरी पठार है, इसका भी हल्का हल्का ऊंचाई बढ़ गया। तो देखने का मतलब है कि जो आपका धीरे धीरे ये इसका ऊंचाई बढ़ा है। हजारीबाग, रांची प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू, ये सब हम लोग सबका ऊंचाई बढ़ाता है ना। और एक चीज़ और जानिए, एक पॉइंट कि जो छोटानागपुर है वो पहाड़ और पठार और पहाड़ों की एक श्रृंखला है। ठीक है ना, वो जान गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो अपलिफ्टेड पार्ट रीजन है यानी कि उत्थित जो आपका पार्ट क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका जो अवस्थिति कहाँ कहाँ है, लोकेशन। तो ये आपका लातेहार में मिलता है, ये आपका गुमला में भी मिलता है, ये आपका लोहरदग्गा में मिलता है, और ये आपका गढ़वा में भी मिलता है। तो कहने का मतलब है पार्ट रीजन जो है इसका विस्तार 4 राज्यों में है। किस किस में है, तो लातेहार है, गुमला है, लोहरदगा है और गढ़वा है। याद हो गया, आगे देखते हैं। जो नेतरहाट है वो आपका लातेहार में है, जबकि जो आपका गुलगुल पार्ट है वो आपका गढ़वा में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। पहले क्या था ना कि वो देखिए कि ये जो पहले पाट क्षेत्र वाला जो एरिया था, ये पहला एक चट्टान के रूप में था। किस रूप में था, एक बड़ा सा एक बृहद बड़ा चट्टान के रूप में था। और जब हम लोग इंड ऑफ क्रिटेशियस टाइम पीरियड की बात करते हैं कि जब क्रिटेशियस काल का जब अंत हो रहा था, तो ये जो अपलिफ्टेड जो पार्ट रीजन है वो एक ना बेसाल्टिक रॉक था, यानी कि बेसाल्टिक चट्टान था। जिसमें बेसाल्टिक चट्टान में जिसमें क्या क्या मिल रहा है, तो उसमें मिल रहा था आपका आर्कियन मिल रहा है ना, सॉरी ग्रेनाइट मिल रहा है, नीस मिल रहा है और सिस्ट। ये 3 फॉर्म में ये देखने को मिल रहा है। फिर ये जो बेसाल्टिक रॉक था, फिर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बाय द रनिंग वाटर। तो जब पानी जो जो बहता हुआ जल है और हवा हो गया, विंड हो गया, इन सभी के द्वारा क्या हुआ कि इसका ना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि रूपांतरण हो गया। वो किस फॉर्म में हुआ, देखिए पहले वो इस फॉर्म में था, अब वो बदल कर इस फॉर्म में हो गया। ठीक ना, आप इसको याद रखिएगा। क्या था, देखिए ऐसे था, जब इसमें पानी नहीं पड़ा तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो गया। मतलब कि ये हल्का हल्का ऊपर में किनारा जो था इसका था वो हल्का हल्का टूटा। देखिए जो बहुत बड़ा भाग था उसको बोलते हैं मीसा, जो हल्का छोटा सा भाग था उसको बोलते हैं बूटे, और जो एकदम ऐसे चोटी नुमा निकला गया था उसको बोलते हैं कटक, यानी कि किनारा। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं रिज। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट आप देखिएगा, समझ जाइएगा। तो पहला बेसाल्टिक रॉक था पूरा, ये सही था। बाद में इसमें पानी नहीं पड़ता है तो इसका रूपांतरण हो जाता है, तो फिर ये आपका रिज के फॉर्म में, मीसा के फॉर्म में, बूटे के फॉर्म में ये देखने को मिलता है। पहले ये बेसाल्टिक रॉक हुआ करता था, फिर ये आर्कियन रॉक में बदल गया है। ठीक है ना। और इसके जो रिज और जो मिसे वाला जो बीच वाला जो भाग है, जो ऐसे एरिया बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं घाटी यानी कि वैली। ठीक है ना। और जो लावा कैप के रूप में बताया था ना कि जब झारखंड में जो पाट लावा प्रवाह हुआ था, तो उसके बाद जो अभी वहाँ पे देखने को मिट्टी जो मिल रही है वो आपका बेसाल्टिक लेटराइटिक मिट्टी के रूप में मिल रहा है, जिसको हम लोग लावा कैप भी बोलते हैं। और ये अभी आपका मूल रूप में नहीं देखने को मिलता है, हम लोगों को पता है किस रूप में मिलता है, तो लेटराइटिक बेसाल्ट के रूप में मिलता है। और पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पे भी आपका हल्का फुल्का लेटराइटिक, हल्का फुल्का क्या पूरा मिलेगा, लेटराइटिक बेसाल्ट मिट्टी मिलेगा। पाट लावा फ्लो हुआ था ना भाई, उसी कारण से। और इसका बहुत ज़्यादा रासायनिक और मतलब कि चेंजेस होते रहता है ना, अपक्षय हो ये रहा है इस सब के रूप में। फिर आपको हम बताए थे कि जो आपका लेटराइटिक बेसाल्ट है, जो जब हम पार्ट लावा फ्लो बता रहे थे उसमें बता रहे थे जो लेटराइटिक बेसाल्ट है, यहाँ पे आपका बॉक्साइट और लिमोनाइट का निक्षेप वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या बताना चाह रहे हैं हम इसमें, देखिए कि जो अपलिफ्टेड जो आपका पार्ट क्षेत्र है यानी उत्थित जो पार्ट
क्षेत्र है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा और गढ़वा में। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि जो अपलिफ्टेड जो पार्ट क्षेत्र है वो पहले एक बेसाल्टिक रॉक का एक बड़ा सा चट्टान हुआ करता था। कब? तो क्रीटेशियस काल के अंत में, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट वगैरह पाए जाते हैं। बाद में क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका, किसके द्वारा? रनिंग वाटर के द्वारा। तब उसका फॉर्म कैसा हो गया? तो रिज बना, कहीं कहीं मिसा बना, तो कहीं बूटे बन गया, ये सब बन गया। और साथ ही साथ कहीं कहीं पे ना, जब क्रीटेशियस काल के बाद में जो लावा प्रवाह हुआ था पार्ट रीजन क्षेत्र में, तो उसके कारण से वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे बॉक्साइट और लिमोनाइट का निक्षेप पाए जाने लगा है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे ये है चट्टान है, तो किस फॉर्म में बदल गया है? तो यहाँ पे लेटराइटिक बेसाल्ट के रूप में ये बदल गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका सोयल भी कैसा मिलता है? लेटराइटिक बेसाल्ट के रूप में ये मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया है। मीसा क्या है, बूटे क्या है, रिज क्या है, आप इसको बार बार रिकॉल करते रहिएगा, समझ में आते चला जाएगा। पार्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट किसको कहते हैं? तो एक उत्थित और एक सपाट क्षेत्र है। उत्थित सपाट शीर्ष पहाड़ी क्षेत्र है, कहने मतलब है ये पहाड़ जैसा ऊंचा भी है, हल्का सा उठा हुआ है, और लेकिन ये सपाट पीछ है, ऐसा है, सपाट शीर्ष इसका है। ऐसे करके पहाड़ जैसा कोनिकल नहीं है, इसको बोलते हैं कोनीय, ऐसा नहीं है। ये ऊंचा है लेकिन ये हल्का सपाट है ऊपर में, इसको हम लोग बोलेंगे पाट क्षेत्र। ठीक है ना। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में हम लोग और कुछ कुछ बात करते हैं, ठीक है ना। पहला बात है पाट क्षेत्र, झारखंड में जो पाट रीजन है। आगे देखिए, पाट क्षेत्र में एक आपका नेतरहाट मिलता है जो कि लातेहार में है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। वहीं जो पाट क्षेत्र में एक और मिलता है गुलगुल पाट, जो कि आपका गढ़वा में है, उसका जो ऊंचाई है वो है आपका 3819 फीट। कितना है? 3819 फीट है। हम फीट बोल रहे हैं, मीटर नहीं। आगे देखते हैं, जो पाट क्षेत्र है वो आपका ना कई सारी नदियों का उद्गम स्थल है। पाट क्षेत्र जो है वो कई सारी नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है। जैसे कि नॉर्थ कोयल नदी, शंख नदी, बूढ़ा नदी, फुलझर नदी, चांपी नदी, औरंगा नदी इत्यादि। कई सारी नदियों का ये क्या है? पाट क्षेत्र, तो आपका उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, इस कारण जो हम लोग पाट क्षेत्र को ना एक अरीय या फिर अपसरित यानी कि रेडियल ड्रेनेज जो पैटर्न है या फिर ड्रेनेज सिस्टम है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप इस तरीके से समझिएगा। रेडियल पैटर्न या फिर अरीय किसको कहा जाता है? एक यहाँ पे पठार है, यहाँ पे कोई पठार है या पर्वत है, यहाँ से एक नदी इधर बह रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो एक ही प्लेस से कई सारी नदियाँ निकल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल यानी कि अपसरीय या फिर अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं इसको, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। तो जो पाट क्षेत्र है इसमें दो दो क्षेत्र याद रखिएगा। एक आपका नेतरहाट जो आपका 1180 है, 1080 है, और जो आपका गुलगुल पाट है वो आपका 3819 है। अच्छा, नेतरहाट लो आप एक बार कन्फ्यूजन है हमको, वो देखिएगा, वो 1080 है या फिर 1180 है, उसको आप देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जो अगर दुनिया में अगर बेस्ट रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का अगर एग्जांपल है तो वो है आपका पारूथाला गाला, है ना, या फिर पेरूथाला गाला भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो कि आपका श्रीलंका में पड़ता है। और यहाँ से कई सारी नदियाँ मिलती है, निकलती है, और इसको बेस्ट एग्जांपल माना जाता है रेडियल पैटर्न का, है ना, जो कि श्रीलंका में है। और ये कहाँ पे है? तो आपका आदम पीक है, एडम पीक यहीं पे है ना, आदम ब्रिज जो है यहीं पे है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो पाट क्षेत्र है यानी कि जो अपलिफ्टेड जो पाट रीजन है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो गया आपका लातेहार पाट क्षेत्र और एक हो गया आपका गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं लातेहार जो पाट क्षेत्र है, इसमें कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है लातेहार पाट क्षेत्र में, कौन कौन है? एक तो आपका नेतरहाट हो गया, एक आपका मतलब जमीरा हो गया, और एक आपका हो गया जवाहर पाट हो गया। क्या हो गया? जवाहर पाट हो गया। तो जो आपका लातेहार पाट क्षेत्र है उसमें कुछ कुछ ऊंचे ऊंचे भाग है, ऐसे तो बहुत कुछ है, बहुत सारे हैं ऊंचाई वाले क्षेत्र, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। तो जो आपका लातेहार पाट क्षेत्र है उसमें नेतरहाट है, जमीरा है और जवाहर पाट है। वहीं अगर हम लोग गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका बगरू है, इसमें आपका पोखर है, इसमें आपका महुआ पाट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें मतलब ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पे, इसका नाम बता रहे हैं हम। आगे देखते हैं लातेहार जो पाट क्षेत्र है
वो थोड़ा ऊंचा है, किससे? लोहरदगा पाट क्षेत्र से। हम ये बता रहे हैं हमेशा कि ऐसे जो आपका ना ये गया है, ठीक है ना, इसको लातेहार पाट क्षेत्र माना गया और इसको गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र बताया गया है। ये जो लातेहार पाट क्षेत्र है ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है और ये हल्का सा नीचा है, ये बताना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जो पाट क्षेत्र है इसका जो ऊंचाई कितना है, तो लगभग वो 900 से लेके 1100 मीटर के मध्य में इसका ऊंचाई है। ये आपका औसत ऊंचाई है, ठीक है। फिर देखिए जो पाट रीजन है इसका जो आकार है वो आकृति कैसा है, तो वो आपका त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि जो आपका पाट क्षेत्र है इसका उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी पाट कगार कहते हैं। कगार क्या बताया है? स्कार्पमेंट, यानी कि जो मतलब अचानक हाइट में चेंज हो जाएगा उसको बोलेंगे कगार, यानी कि स्कार्पमेंट। वहीं अगर मंद गति से अगर चेंजिंग होगा, मंद ढाल वाला इलाका रहेगा उसको बोलेंगे घाट, है ना, यानी कि वैली। और पाट क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है उसको पूर्वी कगार कहते हैं और पाट क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी कगार कहते हैं। सिंपल सी बात है। कैसे क्या कहना चाह रहे हो वो देखिए हम। ये आपका पाट क्षेत्र है, तो पाट क्षेत्र का ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो उत्तर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी कगार पाट क्षेत्र का, पूर्व वाला भाग को बोलेंगे पूर्वी कगार पाट क्षेत्र का, और दक्षिण वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी कगार पाट क्षेत्र का। मतलब ये दक्षिणी, और पश्चिम वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी कगार पाट क्षेत्र का, ठीक है ना। और आपको ये भी बताया गया है कि जो पाट क्षेत्र का लगभग 30% ही है झारखंड में, बाकी बात जो 70% है वो आपका कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये आपको बता दिया गया था। अब देखिए एक मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आपको हम पहले ही बताए हैं कि जो पाट क्षेत्र है वो कैसे कैसे विस्तार हुआ उसका पाट क्षेत्र का। तो बताया गया था कि जो पाट क्षेत्र है ना वो ऊपर में आपका मतलब कि बूढ़ा नदी से मतलब ये बूढ़ा घाघ वाटरफॉल से लेके नीचे में आपका सदनी घाघ जो वाटरफॉल है वहाँ तक ये विस्तृत है। अच्छा, पाट क्षेत्र के बारे में एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि देखिए ये मान के आपका ना पाट क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका ऐसे ऐसे करके गया है पाट क्षेत्र, ठीक है, ये पाट क्षेत्र गया है। तो इसमें ना एक आपका ये नदी ऐसे गई है, ठीक है। जो कैसी नदी, कौन सी नदी है? तो ये है नॉर्थ कोयल नदी। वहीं ऐसे करके बात करते हैं, एक इसके बीच से निकलती है नीचे जाती है, ये है आपका कौन सी नदी? तो दक्षिणी, मतलब ये आपका शंख नदी है। चलिए इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, उससे क्या होगा समझने में आसानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बह रही है, ये आपका उत्तरी कोयल नदी, ये यहाँ से निकल रही है नीचे की ओर बह रही है, तो ये आपका शंख नदी। तो पाट क्षेत्र में दो नदी के बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अगर इस ओर की बात कीजिएगा, एक ऐसी नदी भी बह रही है जिसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी कोयल नदी। ये हो गया आपका दक्षिणी कोयल नदी, ये हो गया आपका उत्तरी कोयल नदी, और ये हो गया आपका शंख नदी। उत्तरी कोयल नदी के द्वारा यहाँ बाहर में पाट क्षेत्र के बाहर में बनाया जाता है बाहर बरवे का मैदान, और शंख नदी के द्वारा यहाँ बनाया जाता है भीतर बरवे का मैदान। समझ में आ गया है। यहाँ पे आपका है बूढ़ाघाघ वाटरफॉल और यहाँ पे आपका है सदनी घाघ वाटरफॉल। यहाँ पे एक है पठार जिसको बोलते हैं राजा डोरा का पठार, ठीक ना। इसको आप इस फॉर्म में याद रखिएगा, आपको पहला क्लास में बताए थे। यहाँ पे आपका है राजा डोरा का पठार, ठीक ना। यहाँ पे आपका है भीतर बरवे का मैदान, और यहाँ पे आपका है ये सदनी घाघ वाटरफॉल, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस मैप को देखिएगा हल्का सा, वो क्या क्या हम बताना चाह रहे हैं। ये आपका पाट क्षेत्र है, ठीक है ना। ये ऐसे से मतलब कि आपका ये बहा, मतलब कि ये क्या है आपका, देखिए ये आपका है उत्तरी कोयल नदी, क्या बताया हम, ये आपका उत्तरी कोयल नदी। यहाँ से यहाँ आपका दक्षिणी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी के द्वारा यहाँ पे आपका एक बाहर में एक मतलब कि बाहर बरवे का मैदान बनाया जा रहा है। वहीं एक आपका शंख नदी है जिसके द्वारा यहाँ पे भीतर बरवे का मैदान बनाया जा रहा है शंख नदी के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पठार है जिसको बोलते हैं राजा डोरा का पठार है, ठीक है। वो देखिए ये है आपका लातेहार पाट क्षेत्र, ये है आपका गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक आपका बूढ़ाघाघ वाटरफॉल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ याद रखिए बूढ़ाघाघ वाटरफॉल बन रहा है, और यहाँ पे एक आपका सदनी घाघ वाटरफॉल बन रहा है। इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा। नदी वाले टॉपिक में हम लोग चीज़ और दिखेंगे कि ये आपका जो उत्तरी कोयल नदी है ये ऊपर की ओर जाती है, यहाँ पे आती है एक औरंगा नदी, औरंगा नदी आकर उत्तरी कोयल में मिल जाती है। वहीं जो अमानत नदी भी आकर और ये उत्तरी कोयल नदी में ही मिल जाती है।
आगे देखते हैं, पाट क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। उत्तरी कगार पे आपका बूढ़ाघाघ वाटरफॉल बनेगा। उत्तरी कगार पे क्या बनेगा? बूढ़ाघाघ वाटरफॉल। और वहीं अगर पूर्वी कगार पर जो है वो सदनी घाघ वाटरफॉल बनाया जा रहा है। किस नदी के द्वारा? शंख नदी के द्वारा। अब बूढ़ाघाघ वाटरफॉल किस नदी के द्वारा? तो बूढ़ा नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। अब देखते हैं बरवे क्या होता है। बरवे जो होता है वो एक तस्तरनी नुमा मैदान होता है। बाहर बरवे का निर्माण कौन कर रहा है? तो कोयल नदी। और भीतर बरवे का निर्माण कौन कर रहा है? तो शंख नदी। यहाँ तक ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। घाघरा नदी ये सब हम लोग भूल जाते हैं, अभी ये सबको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। देखो घाघरी जो है, मतलब कि देखो जो जो घगारी जो वाटरफॉल है वो आपका खूंटी में है, जबकि जो घाघरी वाटरफॉल है वो आपका लातेहार में है। एक पॉइंट इसको याद रखिएगा कि घाघरी वाटरफॉल लातेहार में, और जो घगारी वाटरफॉल है वो आपका खूंटी में है। हल्का सी ये एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक और बताना चाह रहे थे हम। देखो जो अभी बताया ना कि अमानत नदी और जो औरंगा नदी है, ये दोनों उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये पूर्व मतलब कि दाहिनी ओर से ये लोग आके मिल रही है उत्तरी कोयल नदी में। तो देखिए जो अमानत नदी है ना वो आपका कजरी में आके मिलती है, जबकि औरंगा नदी जो है वो आपका किचकी में आके मिलती है। किससे? तो उत्तरी कोयल नदी से। यहाँ तक ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे कि पाट क्षेत्र में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। पाट क्षेत्र का हम लोग लोकेशन जाने, फिर हम लोग ये भी जाने कि पाट क्षेत्र पहला एक जो हुआ करता था, पहले क्रिटेशियस काल के अंत में एक बेसाल्टिक रॉक हुआ करता था। बाद में वो कैसे आर्कियन चट्टान में बदला है, फिर जिसके कारण से जब वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका कैसे, तो रनिंग वाटर के द्वारा, जो कि आपका रिज में मीसा में बूटे में और लावा कैप के रूप में मिल गया है। और साथ साथ हम लोग ये भी जाने कि जो लावा कैप है वो अभी मूल रूप में नहीं मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो लेटराइटिक बेसाल्ट के रूप में मिलता है। और ये जो आपका लेटराइटिक बेसाल्ट है वो आपका पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग में मिलता है, जो कि आपका रासायनिक अपक्षय के कारण वहाँ पे मिलता है। साथ साथ हम लोग ये भी जाने कि जो आपका लेटराइटिक बेसाल्ट है वहाँ पे आपका बॉक्साइट और लिमोनाइट का भी निक्षेप वगैरह मिलता है। फिर हम लोग जाने कि पाट क्या होता है, घाटी क्या होता है, बरवे क्या होता है, कगार क्या होता है, ये सब इस बारे में जाने। फिर पाट क्षेत्र में हम लोग नेतरहाट और गुड़गुड़ के बारे में बात किए हैं। साथ साथ जो पाट क्षेत्र को हम लोग जो रेडियल जो आपका ड्रेनेज सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल मानते हैं वो भी हम लोग जाने। फिर एक आपका है जो श्रीलंका में पीरू थालागाला या फिर पारू थारागाला, ये भी आपका जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक एग्जांपल है, वो भी हम लोग जाने। लातेहार पाट क्षेत्र में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हम लोग जाने, जैसे कि नेतरहाट हो गया, जमीरा हो गई और जवाहर पाट हो गया। वहीं गुमला लोहरदगा में भी कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चोटी है, जैसे कि बगड़ू, पोखर, महुआ पाट, ये इत्यादि को हम लोग जाने। साथ साथ हम लोग ये भी जाने कि जो लातेहार पाट क्षेत्र है वो आपका लोहरदगा पाट क्षेत्र से ऊंचा है। और पाट क्षेत्र का अगर एवरेज हाइट मतलब बोले तो वो 900 से लेके 1100 मीटर के मध्य में है। पाट क्षेत्र का जो आकृति है वो आपका त्रिभुजाकार है, जबकि जो पाट क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है उसको हम लोग उत्तरी कगार कहते हैं, और पूर्वी भाग को पूर्वी कगार कहते हैं। उसके बाद हम लोग मैपिंग देखें कि ऊपर में बूढ़ा नदी से लेकर नीचे में शंख नदी के बीच वाला जो एरिया है वो आपका पाट रीजन है। पाट क्षेत्र में दो नदी के बारे में मेनली याद रखना है, एक आपका उत्तरी कोयल नदी और एक आपका शंख नदी। उत्तरी कोयल नदी के यहाँ पे राइट साइड में आपका दक्षिणी कोयल नदी भी बह रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। साथ साथ ये याद रखिएगा कि औरंगर जो अमानत नदी है वो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका? नॉर्थ कोयल नदी का। तो अमानत और औरंगा कहाँ कहाँ मिलती है वो भी हम लोग जान गए हैं कि जो अमानत है वो आपका कजरी में, और जो औरंगा है वो आपका किचकी में आके उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि और को क्या क्या इसमें विशेषता है किसका? पाट क्षेत्र का। तो पाट क्षेत्र का हम लोग विशेषता जानते हैं। पहला विशेषता क्या है? देखो पाट क्षेत्र क्या है वो देखो। अच्छा, एक पॉइंट और बताया जा रहा है कि जो पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार है वो, और जो आपका मतलब कि उत्तरी कोयल और जो औरंगा घाटी है, उत्तरी कोयल और औरंगा घाटी से जो पाट का जो उत्तरी कगार है वो 600 मीटर ऊंचा है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जो पाट क्षेत्र है, तो पाट क्षेत्र का जो पूर्वी कगार है वो क्या है? तो रांची हजारीबाग प्लेट्यू है, जो कि रांची हजारीबाग प्लेट्यू है उससे वो 500 मीटर ऊंचा है। कौन? पाट क्षेत्र। कहने मतलब क्या है? देखो ये पाट क्षेत्र है, यहाँ आपका रांची हजारीबाग प्लेट्यू है, और यहीं पे आपका दक्षिणी कोयल नदी है। यहीं पे आपका क्या है? दक्षिणी कोयल नदी, इसको आप भूल जाइए। यहाँ पे आपका क्या है? दक्षिणी कोयल नदी है। यहाँ पे आपका क्या है? तो उत्तरी कोयल नदी है। यहाँ पे आपका क्या है? शंख नदी है। यहाँ आपका अमानत नदी, और यहाँ पे आपका औरंगा नदी, ये सब मिल के आके इसे मिल जा रही है। तो पाट क्षेत्र का अगर इसका एवरेज हाइट जो है वो 900 से लेके 1000 मीटर है, और इसका एवरेज हाइट जो है वो 600 मीटर है।
कहने मतलब इससे जो है वो 500 मीटर ऊंचा है। और पाट क्षेत्र का जो पूर्वी कगार है वो आपका रांची पठार का पश्चिमी कगार होगा, इससे ये घिरा हुआ है, ये हम लोग पहुँच जान गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि पाट क्षेत्र में ही मतलब कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है बनता है, जो बूढ़ा नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बूढ़ाघाट वाटरफॉल। ये आपका पाट क्षेत्र में ही है, झारखंड का सबसे बड़ा ऊंचा फॉल, मतलब ये वाटरफॉल। साथ साथ हम लोग जाने थे कि जो पाट क्षेत्र का जो पूर्वी जो कगार है, यानी कि जो आपका पूर्वी कगार, यहाँ पे आपका सदनी घाट वाटरफॉल है। ये आपका पूर्वी कगार बताया था ना, पूर्वी कगार है, ये पूर्वी कगार, यहाँ पे सदनी घाट वाटरफॉल है। और जो उत्तरी कगार है, यहाँ पे आपका कौन वाटरफॉल है, तो आपका बूढ़ाघाट वाटरफॉल है। साथ ही साथ हम लोग जाने हैं कि सदनी घाट जो जलप्रपात है, इसका निर्माण संक नदी के द्वारा हो रहा है, जबकि बूढ़ाघाट वाटरफॉल का निर्माण बूढ़ा नदी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो पाट क्षेत्र है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो देखो, पाट रीजन में आपका बॉक्साइट मिलेगा, आपका लिमोनाइट मिलेगा, आपका लेटेराइट मिलेगा, आपका चाइना के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी। आपका लिग्नाइट भी मिलेगा, लिग्नाइट कहने मतलब आपका कोयला के रूप में कोयला भी मिलेगा। आपको बताया था ना, आपको एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सभी कोयले का प्रकार है। इसके अलावा आपका पाट क्षेत्र में वेनेडियम भी मिलेगा, टाइटेनियम भी मिलेगा और बेंटोनाइट भी मिलेगा। तो बेंटोनाइट क्या है, तो वो आपका मुल्तानी मिट्टी है। अब देखो, जो आपका बेंटोनाइट है, ये आपका नदर्न स्कार्पमेंट में मिलेगा, कहने मतलब लातेहार साइड में मिलेगा। तो ये पाट क्षेत्र का जो ये दो भाग बताए हैं, तो एक अब बताए हैं आपका नदर स्कार्पमेंट, यानी कि जो उत्तरी कगारी क्षेत्र है, तो इस वाले इलाके में आपका बेंटोनाइट देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो पाट क्षेत्र में भी क्या क्या इसका फीचर्स था पाट क्षेत्र का, वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखिए, यहाँ तक आपका पाठ क्षेत्र कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उत्थित जो केंद्रीय पठार है, जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का भी पठार है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये हम लोग का झारखंड का भूगर्भिक संरचना ही चल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के भी पर्सपेक्टिव से और पीटी के भी पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा। आज हम लोग अपलिफ्टेड पार्ट रीजन के बारे में जाने हैं, साथ ही साथ हम लोग जाने कि झारखंड का जो फिजियोग्राफी है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि क्रिटेशियस काल में झारखंड कैसा था, पेनिप्लेन था, वो सब लोग जाने। फिर हम लोग जाने कि परमियन से जुरासिक के मध्य में क्या घटना हुआ था झारखंड में, वो जाने। फिर मेसोजोइक जो काल था, उस समय झारखंड में क्या घटना हुआ, वो जाने हम लोग। फिर जो आपका है टर्सरी काल में झारखंड में क्या घटना हुआ, वो भी हम लोग जान गए हैं। तो 3 काल के बारे में आपको जानना होगा, तो बहुत बेहतरीन आप इसके बारे में कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर जो आपका अपलिफ्टेड जो आपका पार्ट क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग ये जो आपका पार्ट रीजन है, इसके बारे में जितना भी फैक्ट बन सकता था, उसको हम लोग देखे। साथ ही साथ जो मैपिंग वाला जो है, वो हम लोग मैपिंग भी हम लोग इसमें देख लिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रांची हजारीबाग पठार के बारे में, जिसको हम लोग उत्थित केंद्रीय पठार भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये भी आपका ज़्यादा नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा क्लास नंबर जो 4th था, वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।